आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल प्रीति स्पीक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान का पहला पाठ, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। देखिए, विभिन्न क्षेत्र एवं तकनीक में विज्ञान ने नवीनतम प्रगति की है, जैसे संचार में, अंतरिक्ष में, रक्षा एवं प्रतिरक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, परिवहन में, उद्योग में, विनिर्माण ऊर्जा में। तो आज हम लोग इस पाठ में क्रम से विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को पढ़ेंगे। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में जो कृषि उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य के साथ साथ कृषि उद्योग, ऊर्जा संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। तो सबसे पहले देखते हैं संचार के क्षेत्र में। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। फिर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया और मोबाइल फोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के रूप में उपलब्ध हो गया। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई और वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की अद्भुत देन है। 3G और 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस, इंटरनेट डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग और मनोरंजन का आदान प्रदान संभव हो गया है। इसके बाद विज्ञान को देखते हैं शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी ICT के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्र मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं। ये योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूल का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा एवं स्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज में बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। ये शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन तकनीक से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों का विस्तृत करने और उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात और शिक्षा में विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है और ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान को। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनकी अध्यक्षता में 1962 में इनको-स्पार यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति और नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी ISRO का गठन हुआ।
एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इनसेट एवं भारतीय दूर संवेदी उपकरण यानी IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद हैं। इनसेट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए, IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इसमें एक है ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV। इसमें क्या है, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है GSLV। इसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है जो शिक्षा के लिए समर्पित है, तो एडुसेट। एजुकेशन के केंद्र आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है पाया गया है। इसकी जो पुष्टि है वो जापान के क्यो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा है। इसके बाद देखते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए DRDO का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, वैक्यूम बैरेज प्रणाली आदि DRDO की नवीनतम उपलब्धियां हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया है। और जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल या प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में माना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्ध पोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान। पहले क्या था, चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों की जांच के लिए किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम करने के लिए ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग हुआ है। ये तकनीक जो है वो रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी CT, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, सोनोग्राफी आदि हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जाता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज भी की है। अब देखते हैं कृषि के क्षेत्र में विज्ञान। आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया है। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क, कीट नियंत्रक विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र का प्रयोग होता है। अब देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान।
परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर के देशों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई है। परिवर्तन जो है बहुत ज्यादा हुआ है। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण कई दिनों में पूरी होने वाली यात्रा अब चंद घंटों में पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। परिवहन की नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, मोनो ट्रेन ये जो है आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखते हैं विनिर्माण के क्षेत्र में विज्ञान। देखिए, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादक में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक का बहुत सी मानवीय गतिविधियां इसमें आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है और विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है। तो विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और समपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता या पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। अब देखते हैं उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान। पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, परंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। वर्तमान समय में प्रमुख उद्योग जैसे खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि हैं। बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को आदि एल्युमिनियम क्षेत्र के कारखाने हैं। ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत विदेशों से कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान। आजकल कई तरीके के ऊर्जा स्रोत जो हैं इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय या अच्छे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं और उनके खत्म होने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ऊर्जा के दो स्रोत हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। अनुमानतः वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। और नवीकरणीय स्रोतों ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषण
लाभकारी है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। अब देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विज्ञान। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हांडी अथवा पत्र मुद्रा से हुई। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा है। तो नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य व्यवसाय ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवा और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जन जीवन में काफी प्रचलित हैं एवं अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। इसके बाद लास्ट देखते हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विज्ञान। भारत की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त होती हैं। ये अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल एवं जवाबदेह बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पे उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में शुरू हुई राष्ट्रीय ई शासन यानी NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र यानी CAC स्थापित किए गए। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हुई है। तो साथियों, इतना तो ये था आज हमारे इस चैप्टर में। अब हमने क्या सीखा? 3G, 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीकी हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफी सरल सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। अब इसके अभ्यास प्रश्न आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।